हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार मेरे दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट को जो चालू किए थे, स्टार्ट किए थे, उसका आज प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आए हैं। आशा करता हूँ जो प्रैक्टिस सेट पहला होगा आप लोग ने अच्छे से देखा होगा, उसको अच्छे से तैयार कर लिया होगा। 20 क्वेश्चन उसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसको तैयार कर लिया होगा और जो PDF है वो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम दोनों पे सेंड भेज दिया गया था। उसका दोनों का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे है, वहाँ पे जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। पहले आपको 20 क्वेश्चन जो यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका PDF दिया जाएगा, आप लोग बस इसी 20 क्वेश्चन को तैयार करते रहिए। ये 20 क्वेश्चन अगर आप पर डे 1 महीने तक 20-20 क्वेश्चन तैयार करते रहे मेरे साथ, तो इतना मैं दावा के साथ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग के लिए 17 से 18, 17 से लेकर 17 क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 17 से 18 क्वेश्चन सेम मेरे क्लास से ही आएंगे, छपेंगे। 17 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, 17 क्वेश्चन हमारे क्लास से ही आएंगे। इसलिए आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा हो उतना अच्छे से तैयार करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। पर डे का काम पर डे होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेने का एक मात्र मंत्र होता है, एक मूल मंत्र होता है कि पर डे का काम पर डे। जैसे आज 20 क्वेश्चन कराया गया तो 20 क्वेश्चन तैयार होना ही होना है। अगर हम उसको छोड़ेंगे बाद में इकट्ठा होगा फिर नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि हम 600 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन कराएंगे इस पूरे प्रैक्टिस सेशन में। 600 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। आप 600 क्वेश्चन तैयार करना, इसी में से 70 क्वेश्चन फंसेंगे। आपको 40 नंबर की मैथ आती है, उसमें से आपको लगभग हम 38 नंबर के आसपास तब दिलाने की गारंटी लेता हूँ। 35 से 38 क्वेश्चन की दिलाने की गारंटी लेता हूँ। लेकिन पर डे क्लास करेंगे, एक एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे, उसके बाद ही मैं गारंटी ले सकता हूँ। और हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है। राहुल सर हैं हिंदी के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए अमन सर हैं। देख रहे हैं पूरी रात मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके वो क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी देरी के। सीधे आप क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन आपका लोग आज देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन को कराएंगे, 20 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है उसको कराएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। 81 की पावर x-3 डिवाइडेड यानी भाग का चिन्ह 81 की पावर 4 इक्वल टू 6√9 की पावर 9 की पावर 24 में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 81 भी आप फास्ट तरीके से करेंगे, फास्ट तरीके से करना है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में मैथ को 20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है। 20 मिनट अधिक से अधिक समय देना है। एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है। इसलिए हम यहाँ भी प्रैक्टिस भी इसी तरीके से कर रहे हैं। आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट समय ही देंगे। तो आइए फास्ट तरीके से करते हैं। 81 की पावर x-3 आप क्वेश्चन में है डिवाइडेड बाई 81 की पावर 4 डिवाइडेड बाई है, फिर 6√9 की पावर 24 है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है कि अगर पावर डिवाइड में है, भाग में है, तो वो ऊपर जाके घट जाती है। तो 81 x-3 -4 हो जाएगा, क्योंकि जब पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है पावर। यहाँ 6 रूट है। अगर हम 9 को 9 2 गुणे 12 लिखें, 24 को हम 12 लिख सकते हैं। m इंटू एन, एक की पावर m इंटू एन होता है, a की पावर m इंटू एन, ये फार्मूला होता है। वही फार्मूला को हम यहाँ अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे 9 को इस तरह से लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर की पावर 12, ये कर सकते हैं। अब देखिए 81 x-3 -4 6√81 की पावर ये हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे हम 81 को 12 गुणे 1/6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब देखिए √2 लिखा होता है तो वहाँ पे हम 2 को 1 पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब 1/2 होता है। यहाँ पे 6 है, तो ऐसे यहाँ पे देखो 3 रख लिखा है, तो ये हो जाता है 2 की पावर 1/3। ऐसे 6 तो 1/6 लिखा है, की पावर 1/6 लिखा है। अब देखिए इसको काट रहे हैं, 6 दूनी 12। यहाँ देखिए 81 x की पावर x-3 -4। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो हम इसको कंपेरिजन कर सकते हैं। x की -7 2, ठीक। अब देखिए x के मान ज्ञात करना है, 7 को उधर भेजेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, x का मान 9 आंसर आ जाएगा।
आंसर इसका 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कितने लोग को समझ में आया? जब थम्स अप करिए, सभी लोग थम्स अप करिए, फास्ट तरीके से थम्स अप करना है, एक एक क्वेश्चन को टारगेट करते हुए चलना है, एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यदि ए का 12% बी के 10% के बराबर है, ए का 12% बी के 10% के बराबर है, तो ए का 24% बी के कितने परसेंट के बराबर? देखिए डाटा इतना आसान है, इस क्वेश्चन का डाटा इतना आसान है कि देखते ही आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ए का 12%, ए का 12% बी का 12%, बी के 10% के बराबर है। तो पूछा है ए का 24% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो डाटा इतना आसान है कि देखते हुए आप, क्वेश्चन को देखते ही आप सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पूछा ए का 12%, बी का 24%, तो 12 का डबल दो होता है 24, यानी दोगुना पूछ रहा है। तो बी का 10% है, तो बी का दोगुना कर दीजिए, बी का दोगुना ही पूछ रहा है, तो 20% हो जाएगा इसका आंसर। 20% आपका ये आंसर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझ में आया तो थम्स अप कीजिए। डाटा इतना आसान है कि क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बोला ए का 10%, ए का 12% बी के 10% के बराबर है, तो ए का 24% किसके बराबर होगा, यानी डबल किया गया है। तो 10% के बराबर है, तो बी ये 24% के बराबर है, तो बी 20% के बराबर होगा। यह आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। किसी काम को ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, इन तीनों ने एक साथ काम किया और 4700 रुपये अर्जित किया। ठीक, तो सी का कितना हिस्सा होगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 25 दिन में काम को कर सकते हैं, लेकिन तीनों साथ काम किए। तो 15, 20, 25 का एलसीएम लीजिए। 15, 20, 25 का एलसीएम लेंगे। 15, 20, 25 का एलसीएम 300 होता है। एलसीएम निकालना आना ही चाहिए आपको फास्ट तरीके से। 15, 20, 25 अभी एलसीएम आप लोग खुद निकालिएगा, देखिएगा 300 आता है, आएगा ही। ठीक, तो 15, 20, 30, 25 का एलसीएम निकाला है 300। तो मान लेते हैं तीनों ने मिलकर 300 काम किया, तीनों एक साथ मिलकर 300 काम किए, लेकिन ये जो है 15 काम करता है। तो एक काम कितना करेगा? तो 15 को 300 से भाग देंगे, तो 15 × 30 20 हो जाएगा। फिर 20 है, बी जो है वो 20 दिन में काम कर सकता है, तो 300 काम करने में उसको कितना समय लगेगा? तो 20 है तो हो जाएगा ये 15, ये 15 हो जाएगा। 25 है, 12 हो जाएगा। मतलब ए जो है 20 दिन में 20 काम करेगा, ये 15 करेगा, सी 12 काम करेगा। तो मतलब तीनों साथ मिलकर काम करेंगे, तो 15, 12, 20, 47, मतलब 47 काम को करने में वो 4700 रुपये प्राप्त करते हैं। 47 दिन में काम करने पर तीनों 47 दिन काम करते हैं, तो 47 रुपये प्राप्त करते हैं। तो एक दिन में कितना प्राप्त करते हैं? तो एक दिन का वो 100 रुपये प्राप्त करते हैं, मतलब एक दिन का 100 रुपये प्राप्त करते हैं। तो फिर पूछा सी का हिस्सा कितना हो? तो सी कितना 12 दिन काम करता है, तो 12 को 100 से गुणा कर दीजिए, तो सी का हिस्सा हो जाएगा 12 × 100 बराबर 1200। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सी 1200 रुपये अर्जित करेगा। 4700 रुपये में से 1200 रुपये सी का हो जाएगा। यही यहाँ क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फास्ट तरीके से। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 4225 रुपये है। दो संख्याओं का एलसीएम जो है 4225 है, एचसीएफ जो है 13 है, और पहली संख्या 69 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एक पहली क्लास में ही फार्मूला बताया था कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक दोनों का गुणा करने पर दो संख्याओं के बराबर होता है। जिसमें एलसीएम दिया है 4225 और एचसीएफ दिया है 13, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जिसमें पहली संख्या दिया है 169, दूसरी संख्या मान लेते हैं यक्स है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो देखिए 13 से काटेंगे, 13 13 में 169 कट जाएगा। फिर देखिए यक्स का मान आ जाएगा 4225 को 13 से, तो 13 39, देखिए
कटेगा, x कटेगा 13 3 39, 39 और 3 32, 16 13 9 26, 13 9 26, 300, आंसर आ जाएगा आपका 325। मतलब पहली संख्या 169, दूसरी संख्या 325 होगी। दो संख्याओं का जो एलसीएम है, दो संख्याओं का एलसीएम 4225, एचसीएफ 13 है। पहली संख्या 169 है तो दूसरी संख्या 325 होगी, यही 325 पूछा था। ठीक, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिए फास्ट तरीके से। आ गया समझ में? प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस करना है, ना कि हम सिलेबस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस आप 600 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इतना मैं तो गारंटी से बोल ही रहा हूँ, कितनी बार गारंटी से बोला हूँ कि 17 क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूँ। तो इतना क्वेश्चन आपको करना ही करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। काजल और अजय की वर्तमान आयु, काजल और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, फिर पूछा 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाता है, तो काजल की वर्तमान आयु क्या है? देखिए हम मान लेते हैं 5x काजल की आयु है और अजय की आयु 4x। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में बोला 13 वर्ष बाद, 13 वर्ष बाद दोनों में जोड़ लेते हैं, का अनुपात 6:5 हो जाता है, 6:5 हो जाता है। तो वर्तमान में काजल की आयु क्या है, मतलब ये काजल की आयु कितना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 25x 24x प्लस 13 78, तिरछा गुणा कर देते हैं। 25 में से ये x है, 25 में से 24x को माइनस करेंगे तो बचेगा x। 78 माइनस 65, 78 में से 65 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा, बचेगा 13। अब हमसे पूछा काजल की वर्तमान में काजल की आयु कितना है, तो काजल की आयु 5x है, तो 5 × 13 बराबर 65 साल। मतलब काजल की आयु वर्तमान में 65 साल की है, मतलब काजल बुढ़ी हो चुकी है। ठीक है, काजल बुढ़ी हो चुकी है, 65 साल उसकी वर्तमान में आयु है। समझ में आया हो तो थम्स अप करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए 6वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपकी स्क्रीन पर 6वां नंबर क्वेश्चन है। सुबह की सैर में रमा 8 किलोमीटर पर घंटा के स्थान पर 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है और वो 16 किलोमीटर अधिक चलती है। मतलब फिर सुबह जब सैर पे निकलती है रमा 8 किलोमीटर पर घंटे से वो चलती है, लेकिन एक दिन वो 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है। तो वो देखती है कि हम 16 किलोमीटर अधिक चले हैं, पर डे से 16 किलोमीटर अधिक चले हैं, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है? तो इसका एक फार्मूला होता है, दूरी होता है बराबर गति गुणे समय। यही फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। ये पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था, याद कर लीजिएगा। देखिए हम मान लेते हैं कि वो वास्तविक उसके चलने की जो दूरी है वो x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया। 8 किलोमीटर पर घंटे से वो x दूरी को तय करती है पर डे, लेकिन वो एक दिन वो 16 किलोमीटर अधिक चलती है। कब? जब वो 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है, तब। वही चीज़ है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12x 8x 128, 16 8 128 होता है। ठीक है, अब देखिए 12 में 4 गया, 4x 128 हो गए। x उदाहरण करेंगे 4 3 12 32, x बराबर 32 किलोमीटर वो उसकी वास्तविक जो दूरी है वो 32 किलोमीटर है। मतलब ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही है। ठीक है, समझ में आ गया। शॉर्ट मेथड इसका है, शॉर्ट मेथड भी है इसका, लेकिन ये भी शॉर्ट मेथड है। ठीक है, सफिशिएंट है इतना। आप एक 30 सेकंड में इसको कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी ही चाहिए, कैलकुलेशन। आप इसको 30 सेकंड में कर सकते हैं, इससे ज़्यादा समय क्वेश्चन में नहीं लगता अगर आपकी प्रैक्टिस सही से हो जा रही है तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए आपकी स्क्रीन पर 7वां नंबर क्वेश्चन है। 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत वजन 44 किलोग्राम है।
एक क्लास में 20 बच्चे हैं जिनका वज़न मापा जाता है, तो उसका औसत निकल के आता है 44 किलोग्राम। लेकिन उसी क्लास में एक नया लड़का आ जाता है, तो तब उस क्लास की औसत 300 किलोग्राम घट जाती है। 300 ग्राम, 300 यानी 0.3 किलोग्राम घट जाती है। तो नए विद्यार्थी जो नया बच्चा आया है उसकी औसत, उसकी एज कितनी है, एज नहीं पूछा है, उसकी वज़न कितना है, वज़न किलोग्राम में पूछ रहा है। तो देखिए कुल वज़न हम पहले निकालते हैं। कुल वज़न 20 लड़के हैं, 44 औसत है, 880 किलोग्राम। लेकिन नया औसत क्या हो जाता है, 44 की तो औसत है, लेकिन नया औसत जब एक लड़का आता है तो औसत घट जाता है। तो नया औसत निकालिए। नया औसत 44 माइनस 0.3, 300 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.3 आ जाता है। तो ये हो जाए 44 में 0.3 को माइनस करेंगे 43.7 किलोग्राम। नया औसत 43.7 किलोग्राम हो जाता है। अब लेकिन 20 लड़के पहले थे, एक लड़का आता है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाती है क्लास में, 21 लड़के हो जाते हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 20 पहले थे, एक और आते हैं, 21 हो जाते हैं। ठीक, अब पूछ रहा है तो नया वजन कितना हो जाएगा। तो नया वजन देखो निकाल लेते हैं। नया औसत ये है, तो नया औसत गुणे कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये फार्मूला होता है। अब इसको 43 को 21 से 43.7 गुणे 21 इसको करेंगे तो हो जाएगा 917.7, मतलब नया वजन जो है 917.7 हो जाता है। तो जो नया लड़का है उसका जो वजन है कितने किलोग्राम का है। तो नया बच्चे का वजन जो होता होगा, नया विद्यार्थी का वजन, नए विद्यार्थी का वजन 917 में से 880 को माइनस कर दिए, 917.7 माइनस 880, तो ये हो जाएगा 917 माइनस, तो हो जाएगा 37.7 किलोग्राम। मतलब नए बच्चे जो आया है नया बच्चा जो आया है उसका एक्चुअल किलोग्राम 37 किलो 700 ग्राम का वो लड़का है। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा है, फार्मूला लगा है औसत वजन बराबर कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल वजन बटा कुल संख्या, ये फार्मूला यहाँ पे लगा है। वही है, देखो कुल वजन पहले निकाले हैं, कुल वजन हो जाए औसत वजन गुणे कुल संख्या, औसत वजन गुणे कुल संख्या। फिर नया औसत क्या हुआ, नया औसत जो कुल लड़कों है और जो लड़का आया है घट जाता है, उसको माइनस किए। फिर कुल विद्यार्थी, किस विद्यार्थी हो जाते हैं, नया कुल विद्यार्थी। नया वजन निकालते हैं, नया वजन निकालेंगे तो औसत वजन गुणे विद्यार्थियों की संख्या। फिर नए विद्यार्थी का वजन, नया वजन और पुराना वजन से माइनस कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कितने लोग को समझ में आ गए? सभी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है, विनीत 1500 रुपये के 2 कुर्सियाँ खरीदता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड पे इसको हम करेंगे। दो विनीत है जो 1500 रुपये में 2 कुर्सी को खरीदता है, वह एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 7.5% की हानि पे बेच देता है। कुल मिलाकर ना उसे हानि होती है ना उसे लाभ होती है, तो प्रत्येक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड पे करते हैं। तो हम मान लेते हैं, जो पहले मान ले वो कुर्सी जो है वो 100 रुपये की है, तो 100 रुपये की मान लेते हैं, कुर्सी 100 रुपये की है। एलिगेशन मेथड में 100 मान लिया जाता है, 100 मान लिया जाता है। तो पहली कुर्सी अगर बेचता है 20% के लाभ पे बेचता है, तो 100 रुपये का कुर्सी है, अगर 20% के लाभ पे बेचेगा तो 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 हो जाएगा, 120। दूसरी जो कुर्सी है उसे 7.5% की हानि पे बेचता है, तो 100 में 7.5 को माइनस करेंगे तो 82.7 आ जाएगा, 82.5 आ जाएगा, 7.5 माइनस करेंगे तो। लेकिन यहाँ फिर बोलता है ना उसको लाभ होता है ना उसका हानि होती है, न्यूट्रल में रहता है, मतलब 100 ना उसको लाभ होता है ना हानि होती है, तो 100 ही रहेगा। अब एलिगेशन मेथड क्या कहता है कि बड़े को छोटे से माइनस करो, तो बड़े को छोटे से माइनस करो,
120 में 100 को माइनस करेंगे 20, 100 में से 82 को माइनस करेंगे, 82.5 को माइनस करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य आया, क्रय मूल्य हमारा ये आ गया। अब क्या बोलता है, जो दोनों का क्रय मूल्य है वो 1500 रुपये है, यानी इन दोनों का प्लस करेंगे 17.5 प्लस 20, ये 1500 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 37, 1500। तो एक का निकालेंगे, एक कितना होगा, तो 1500 बटा 37.5। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा एक, ये आ जाएगा 40 से 40 आ जाएगा। अब देखिए पहले कुर्सी का दाम तो 17.5, फिर 20 गुणे 40 यहाँ पे होगा और 40। अब देखिए 4 दूनी 800, मतलब दूसरी कुर्सी का जो दाम है 800 रुपये है। तो पहली कुर्सी का दाम ऑप्शन में देखते हैं, 800 एक ही जगह दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो पहला हो जाएगा 700 रुपये। मतलब पहली कुर्सी 700 रुपये की, दूसरी कुर्सी 800 की है। तो देखो 8 7 1500 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब दोनों 1500 की जो कुर्सी थी तो इसमें पहली कुर्सी 700 रुपये की है और दूसरी कुर्सी 800 रुपये की है। तो वो अगर वो हानि 15-20% के लाभ पर बेचता है और एक 20% के लाभ पे बेचता है और एक 70.5% की हानि पे बेचता है, तो उसको लाभ ना लाभ होता है ना हानि होता है, 1500 को 1500 प्राप्त हो जाता है। तो एक 750 का बेचेगा, एक 800 का बेचेगा तो उसको लाभ होगा ना हानि को, उसका 1500 रुपये वापस मिल जाएगा। ये एलिगेशन मेथड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आने की प्रबल संभावना है, इसको एक बार तैयार कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, प्रैक्टिस बैच है, थोड़ा फास्ट तरीके से पढ़िए। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12, 15, 20 8, 10, 12, 15, 20 से विभाजित हो लेकिन शेषफल 7 प्राप्त होता हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8, 10, 12, 15, 20 से विभाजित हो पूर्णतः, ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए 8, 10, 12, 15, 20, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आता है 120। यह आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होता तो आप निकालने का फास्ट तरीका करिए, दिमाग को खाली करके बैठिए, इसको भर के मत बैठिए, यहाँ पे नए नए क्वेश्चन को भरिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, वर्दी मिलेगी। तो 8, 10, 12, 15, 20 का जो औसत एलसीएम है वो 120 आएगा। अब देखिए एलसीएम 20 आ गया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या सभी लोग बताएंगे, कमेंट में जल्दी से बताएं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 1000। बहुत सही, गुड, बहुत सही, 1000 होता है। अब 1000 को भी 120 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी 120 से भाग देंगे तो देखो 120 से 1000 को भाग देंगे तो 12 8 96, 960, मतलब 40। यहाँ रिमाइंडर बचेगा कितना, शेषफल रिमाइंडर बचेगा 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 40, शेषफल 40 बचता है। तो देखिए रिमाइंडर 40 बचता है। अब 8, 10, 12, 15 से भाज 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, तो 8, 10 से भाज 1000, 1000 माइनस 40 शेषफल प्लस भाजक, ये हो जाएगा। तो 1000 में से 40 120 घटाएंगे तो हो जाएगा 1080, 1080 हो जाएगा। मतलब 1080 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8, 10, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, लेकिन वो पूछ रहा है 4 अंक की ऐसी संख्या बताइए जो 8, 10, 12, 15, 20 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचता हो। तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, 1087, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1087 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 8, 10, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं है, भाग देने पर रिमाइंडर 7 बचता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फार्मूला बेस है, देखते हैं कितने लोग को फार्मूला याद है।
आपकी स्क्रीन पर ज़रा एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। एक तार है, एक तार वृत्त के रूप में, एक तार है उसको वृत्त के रूप में बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस तार के वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, और पाई का मान 22/7 लेना होगा, यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे पहले 4 फार्मूले हैं। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब पाई का मान 22/7 लीजिए, आर स्क्वायर निकला है, आर का यहाँ मान निकालना है 154 दिया है, 22 से करेंगे 7, 22 7 154 होता है। आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, तो आर बराबर 7, मतलब वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर की है। अब क्या बोलता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि निकाल लीजिए कितनी है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, वृत्त की परिधि 2πr होता है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2πr होता है। तो देखिए 2 × पाई का मान कितना है 22/7 दिया है, आर का मान त्रिज्या 7 दिया है, 7 7 का 44 सेंटीमीटर, मतलब वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा वर्ग का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर ही होंगे। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप 4 वृत्त का जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर होता है। तो हमें कितना दिया, वृत्त की परिधि 44 और वर्ग का परिमाप का फार्मूला था 4a, तो a बराबर 11 सेंटीमीटर। ए हमें 11 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्र का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, ए को करेंगे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 फार्मूले लग रहे हैं, कौन कौन से, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला πr स्क्वायर, वृत्त के परिधि 2πr, वर्ग का परिमाप 4a, 4 × भुजा, वृत्त का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वही यहाँ पे लगाया गया है जहाँ दिया गया है, क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि वृत्त, जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल जो है πr स्क्वायर 154 सेंटीमीटर दिया गया है। जैसे एक वृत्त है, एक तार है, तार वृत्त के रूप में बना है, इसका जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर है। तो पहले हम आर स्क्वायर निकालें, त्रिज्या निकल के आती है 7 सेंटीमीटर। लेकिन इसी को हम वर्ग के रूप में बनाते हैं, तो इसका पूरा भुजा क्या होगी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले भुजा निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर ही होगी। तो 4a होता है 44, तो a का मान 11 सेंटीमीटर, मतलब इसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर की है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वह भुजा स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, 4 फार्मूला यहाँ पे यूज किए गए, 4 फार्मूले आपको अच्छे से याद ही होनी चाहिए। बहुत नॉर्मल फार्मूला, कक्षा 6 7 8 का फार्मूला है, ये आपको हर हाल में याद ही होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या होगा, देखिए बड़ी संख्या मान लेते हैं x, बड़ी संख्या मान लेते हैं x, छोटी संख्या मान लेते हैं y, छोटी संख्या y मान लेते हैं। बोलता है दोनों जो संख्या है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 1365 है, यानी x माइनस वाई 1365 दिया है। यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, 1365 प्लस y, ये हो गया, इसको लिख के ही भूल जाते हैं। अब क्या बोलता है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या यानी x बटा y, x को y से भाग देने पर, x को y से भाग देने पर जो है भागफल के रूप में 6 प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में 15 प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। तो एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर होता है भाजक,
गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। रख देते हैं। भाज्य कितना है, x बड़ी संख्या x भाज्य x है, भाजक कितना है y, भागफल कितना है 6 प्लस शेषफल कितना है 15। देखिए कितने आराम से होगा। अब देखिए x का मान हम यहाँ से उठाकर रख देंगे यहाँ पे, बस आपका आंसर आ जाएगा। x 1365 प्लस y इंटू 6y प्लस 15, 5y बचेगा और 1365 में 15 जाएगा, 1350 बचेगा, 1300। और y को 5 से भाग करेंगे तो ये बचेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 270। तो छोटी संख्या से पूछा, छोटी संख्या y पूछा 270, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये कक्षा 1 2 का 3 या 4 क्लास का फार्मूला, ये आपको याद ही होगा। और याद नहीं तो याद कर लीजिए, बेरोजगार मत रहिए। अगर बेरोजगार रहना तो ये मत याद करना, और बेरोजगार नहीं रहना है, वर्दी पाना है तो इसको याद कर लीजिएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि x प्लस 1/11 माइनस 4/11 प्लस 7/11 माइनस 5/11 बराबर 9x/11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर हम 11 कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 11x प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 7 माइनस 5 बराबर 9x/11, ये हो जाता है। 11 से 11 कट जाएगा, ये 9x है, 11 में 9x गया 2x, ये हो जाएगा 5 4 9 और 7 1 8 माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, यानी x का मान 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत कैलकुलेटिव बहुत आसान सवाल था, सभी लोग कर लिए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 13 नंबर क्लास क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव सवाल है। देखिए एक बार लिखते हैं। 8.1.5 8 है, फिर 4 है प्लस 2 की 3.5 है कि होल पावर कितना है 4/12, कितना है 4/13। देखिए यहाँ पे 2 कप है, 2 4 8 आपको दे देगा 3 9 27। इस तरह से भी एग्जाम में आएंगे, इसी बेस पे आएंगे। बस करने का मेथड यही होगा। देखिए आओ करते हैं। हम 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, लिख सकते हैं कि नहीं। 1.5 होता है 3/2 के बराबर, और 4 2.5 होता है 5/2 के बराबर। जो 2.5 होता है 5/2 के बराबर होता है, और जो 2 3.5 को हम 7/2 के बराबर होता है, 7/2 होता है, 4/13। बस यही आपको करना है, ये आपको याद होना चाहिए कि 1.5 3/2 के बराबर होता है, 2.5 5/2 के बराबर होता है, 3.5 7/2 के बराबर होता है। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ 1.5 है तो इसको ऐसे करो, एक 0 लिखे फिर काट रहे हैं, 5 3 15 5 2 10। इस तरह से नहीं करना है, आपको ये याद होना चाहिए। फास्ट तरीके से करना है, क्योंकि 20 सवाल 20 मिनट में करना है। एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अब देखिए 8 को हम जैसे 2 को लिखते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3/2, वही तो लिखा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 8 होता है, वही 6 सेम चीज़ लिख दिए हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5/2, फिर 2 को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हम 2 के सभी को 2 के बेस में बना लिए। अब देखिए 2 की पावर 9 गुणे 2 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 7, 4/13 और 1/2 कॉमन ले लिए, 2 से 2 दूनी 4 काट दी। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे जो पावर है वो जुड़ जाएंगी, पावर जुड़ जाएंगे। 2 की पावर 2
9 + 10 + 7 की पावर 2/13। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 26, 2 की पावर 13, 13 से 13 काटेंगे, 13 में 26, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16। ये आपका आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 4 होता है 16। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेटिव सवाल था, आपको आना चाहिए, आप लोगों ने किया होगा अच्छे से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। चौदह नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 20 पुस्तक का क्रय मूल्य जो है वो यक्स पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लाभ का एक फार्मूला हम आप लोग को बताए थे, एक बार फिर से लिख रहे हैं। लाभ बराबर होता है SP - CP/CP × 100। ये फार्मूला होता है। क्या बोला? 20 पुस्तक का क्रय मूल्य, 20 पुस्तक का जो क्रय मूल्य है ये एक्स पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये 20 पुस्तक का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो एक्स पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए लाभ क्या है? 25% है। 20 पुस्तक है, 20 क्रय मूल्य है, फिर CP एक्स है, एक्स × 100। ठीक, तो यहाँ से गुणे में 25, ये 25 एक्स हो जाएगा, तो ऐसा गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2000 - 100 एक्स हो जाएगा। इधर प्लस में जाएगा 125 एक्स बराबर 2000। एक्स बराबर है 125 को 2000 से भाग देंगे तो 125 16, एक्स बराबर 16। आपका आंसर हो जाएगा 16। मतलब 20 पुस्तक का क्रय मूल्य 16 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, जिसमें वो 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है, जिसमें 16 पुस्तक वो बेचेगा। अगर मान लीजिए जैसे 20 पुस्तक खरीदा है, 20 पुस्तक वो मान लीजिए खरीदा है कुछ रुपए में, तो 16 पुस्तक बेचेगा तो उसे 25% का लाभ होगा। यही क्वेश्चन पूछा था, तो 16 पुस्तक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आइए 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक स्टील का तार है, जो स्टील का तार उसे वर्ग बनती है, जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी? एक स्टील का तार है जिससे वर्ग बनता है, एक वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर है। मतलब ये स्क्वायर जो दिया है वो 121 दिया है, तो ये हम निकाल लेंगे तो 11 सेंटीमीटर नहीं होगा भुजा, तो मतलब इसका 11 सेंटीमीटर है। लेकिन बोलता है इसी को हम आयत बना देते हैं, तो इसकी जो आयत की चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर है, तो हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए आयत का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप होगा, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 ये होता है, 11 × 4 4 ये होता है। ये दोनों बराबर है। 2 लंबाई कितनी है? लंबाई हमें ज्ञात करना है। चौड़ाई कितनी है? 8 है। 4 × 11 44, 2 से काट दीजिए 22, यल बराबर 22 और 8, 22 में 8 गया 14, मतलब इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर होगी। आंसर 14 सेंटीमीटर। आयत की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पे फार्मूला कौन कौन सा लगा? वर्ग का क्षेत्रफल लगा। वर्ग का क्षेत्रफल ये स्क्वायर दिया था 121 सेंटीमीटर, तो हम ये भुजा एक ये निकाल लिए 11। अब आयत का परिमाप, आयत का जो वर्ग का परिमाप होता है 4 ये होता है, और आयत का परिमाप जो होता है 2 × लंबाई प्लस 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों बराबर हैं। फिर निकाल लिए यल बराबर 14 सेंटीमीटर। समझ में आया?
आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। एक बैग है जिसमें 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपये के सिक्के को रखा है, को 8 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात के रूप में रखा है, और कुल उसमें जो पैसा है वो 840 रुपये है। तो सिक्कों को संख्या ज्ञात करना है। देखिए 8x प्लस 4x प्लस 2x के अनुपात में रखा है, इसी के अनुपात में रखा है, ठीक। लेकिन यहाँ क्या ज्ञात करना, हमें यहाँ पे तो 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 1 रुपये के 2 सिक्के के अनुपात में रखा। लेकिन 25 पैसे के, हम 25 पैसे का 1 रुपये में, अगर 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तब 1 रुपये जाके बनता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपये का बनेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 2x, और ये कितने के बराबर है, 840 रुपये के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है 840, 6x बराबर 840, तो x बराबर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 140 के बराबर, x बराबर 140 आ गया है। लेकिन अब हमसे पूछा कि इसमें सिक्कों की संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है, 8x प्लस 4x प्लस 2x है, तो 8 गुणे 140 प्लस 4 गुणे 140 प्लस 2 गुणे 140, तो 8 चौक 32, 1120 प्लस 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, 560 प्लस 14 9 28 280, ये हो जाएगा 1900। ऑप्शन नंबर 1900 कितना है, 60, मतलब 1960 सिक्के बैग में हैं, तब जाके बन रहा है 840 रुपये। यही पूछा था, सिक्कों की कुल संख्या 1960। समझ में आया, ठीक है। थम्स अप कहिए, थम्स अप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वृत्त है जिसका जो व्यास है ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसके आर निकालेंगे तो आर 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, आर यही तो होगा है, आर बराबर d/2, d 14 है तो आर बराबर 7 हो जाएगा। बोला है कि क्या बोला है, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर, तो वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4a। तो देखो 2 गुणे 22/7 बोल रहा है, ले लीजिए। आर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, प्लस 4a। हमें वर्ग याद करना है, वर्ग का क्षेत्रफल याद करना है, तो ये याद करना है। 7 7 काट दीजिए, 22 9 44, 44 को 4 से काटेंगे, घेरा, ए बराबर घेरा, मतलब वर्ग का जो भुजा है एक 11 सेंटीमीटर की है। तो हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या याद कीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कर दीजिए, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया, हो गया, ठीक। हम सब करिए, समझ में आ रहा है, यस नो। देखिए मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने से होता है, पर डे करना होगा। अगर यही जाकर क्वेश्चन को एक पहले क्लास देख रहे हैं, क्लास देखने के बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे 1 2 बार, अपने आप क्वेश्चन होने लगेगा और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 600 क्वेश्चन तैयार करना है, हम ज़्यादा टारगेट भी नहीं दे रहे हैं, 20 क्वेश्चन का ही टारगेट दे रहे हैं, 20 क्वेश्चन ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। रोज़ 20 क्वेश्चन नहीं तैयार कर सकते, तब तैयारी मत कीजिए, छोड़ दीजिए। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अट्ठारह नंबर क्वेश्चन है, कोई मूलधन 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये होता है और 6 वर्ष बाद 650 रुपये हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी, ये क्वेश्चन में है। जिसका हम लॉग मेथड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कई फार्मूले लगाए पड़ेंगे, हम इसको शॉर्ट मेथड में समझाते हैं। समझिए, देखिए कोई मूलधन है, कोई मूलधन है, मान लीजिए P मूलधन है, वो 4 साल बाद 600 रुपये हो रहा है, 4 साल बाद
600 रुपये हो जाता है, लेकिन वही 6 साल बाद 650 रुपये आता है। तो मतलब 4 साल और 6 साल में गैप का है, 2 साल में कितने रुपये बढ़ रहा है? 50 रुपये बढ़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है आप लोग को। मतलब 2 साल में 50 रुपये बढ़ रहा है। तो यहाँ से 1 साल से स्टार्टिंग से 4 साल में कितना बढ़ेगा? तो 4 साल में देखिए, 2 साल में 50 बढ़ रहा है, 4 साल में 100 बढ़ेगा, मतलब 100 रुपये। तो मूलधन हम अब देखो, मूलधन में निकल गया 600 में से 100 को माइनस करेंगे तो पी आ गया 500, यानी मूलधन 500 रुपये है। 500 रुपये को अगर 4 साल के ऊपर ब्याज पे देंगे तो 600 रुपये हो जाएगा। 6 साल बाद 650 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? प्रतिवर्ष ब्याज की दर याद कीजिए। तो दर याद करने का फार्मूला था आर गुणे एस आई अपान मूलधन, सिंपल इंटरेस्ट अपान मूलधन गुणे 100 बटा समय। इसी में रख दीजिए, आर निकल गया। एस आई कितना दिया है? 100 दिया है, मतलब ये 100 दिया है, देखिए 100 बटा पी कितना दिया है? 500 गुणे 100। समय कितना दिया? 4 साल समय दिया है, काट दीजिए। 25 चौका 100, 25 को 5 से काटेंगे, आर बराबर 5%, आर बराबर 5% आंसर है। ये फार्मूला आप नोट करके याद कर लीजिए। समझ में आया? शॉर्ट मेथड है, इससे शॉर्ट मेथड होता नहीं। ये आपका हो गया 5%। ठीक है, हो गया। देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 850 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 162 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है, लेकिन एक सुरंग को 63 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई याद कीजिए, वो भी मीटर में। ठीक, तो एक फार्मूला पहले देखिए, आपको याद है, 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। लेकिन 162 किलोमीटर पर घंटा है, उसको पहले हम मीटर में बदलते हैं, मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो देखिए 162 किलोमीटर पर घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे तो 162 गुणे मीटर में बदलेंगे 1000, और घंटे को सेकंड में बदलेंगे 60 गुणे 60। काट दीजिए, काटेंगे तो 6 3 दूनी 6 और 2 16 1 81, 3 से काटिए, 3 6 3 27 81, फिर 3 से काटिए 2 3 9 27, 2 से काटिए 5, मतलब 45 मीटर पर सेकंड। 45 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। 45 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। हमसे पूछा सुरंग की लंबाई याद कीजिए, तो हम सुरंग की लंबाई मान लेते हैं x। तो चाल कितनी है? 45 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। चाल है 45 मीटर पर सेकंड, कितनी दूरी चलती है? तो कुल दूरी 800 मीटर तो चलती है। लेकिन टनल है, एक टनल है, तो मान लेते हैं टनल की लंबाई x है, तो x मान लेते हैं, टनल की लंबाई x। समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है, एक मिनट, समय कितना लग रहा है? क्वेश्चन में दिया 63 सेकंड लग रहा है। 45 को 63 से गुणा करेंगे, तो 45 को 63 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 45 गुणे 63, ये हो जाएगा 45 गुणे 63 2835 गुणे 850 प्लस x। अब x इधर भेजेंगे, 2835 में से 850 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 9 1985 मीटर। मतलब जो टनल की लंबाई है, टनल की लंबाई 1985 मीटर है। टनल की जो लंबाई है 1985 मीटर है। ठीक है, यही फार्मूला है, बहुत नॉर्मल सा फार्मूला, कक्षा 6 का फार्मूला है, उसी के बेस पे क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा दिया। या ऐसे ही कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपकी तैयारी सुदृढ़ तरीके से, व्यवस्थित ढंग से, सुढंग तरीके से होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए आपके ऊपर। क्वेश्चन को देखते ही खर्च उड़ाने का
होना चाहिए, कौन सा फार्मूला कहाँ लगता है, क्वेश्चन देखते ही ये फार्मूला यहाँ लगेगा तभी पार होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। बीस नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। ब्याज की गणना एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1250 की धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 102 होता है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम फोन आ रहा है, बात करिए।